आज सबसे पहले सीखेंगे कि हमें अपना प्रोडक्ट का कैटेगरी कैसे डिसाइड करना और हमें अपना प्रोडक्ट कौन सा डिसाइड करना। मतलब हर एक कैटेगरी में अलग अलग प्रोडक्ट भी होते हैं। अब आप कैटेगरी तो मान लीजिए आप चूज़ कर सकते हो कि जैसे मेरे को होम एंड किचन में डील करना है या मेरे को किसी और होम डेकोर की कैटेगरी में डील करना है, बट उस कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे सब प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आपको एक कैटेगरी ऐसा चूज़ करना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी ऑफ रेंज मिल सके, ठीक है। एंड उस सबसे पहले हम चूज़ करते हैं हमारा कैटेगरी एंड देखते हैं कि उस कैटेगरी में हमारे जो चेकलिस्ट अभी हम बनाएंगे वो सारी चेकलिस्ट फुलफिल हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे अगर आप कभी भी एक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्शन का एक चेकलिस्ट है हमारा ये। अभी सब कुछ दिख रहा होगा, मैंने बड़ा कर दिया स्क्रीन, इसको कर दो। ओके, तो अभी अगर हमें कभी भी कोई भी प्रोडक्ट का आप कैटेगरी सेलेक्ट करो तो आपको सबसे हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, या बहुत सारे जो इनिशियल सेलर्स आते हैं ना, वो लोग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के आपको इतने ईजिली अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। हमारा जो सबसे पहला कैटेगरी या आप लोग फर्स्ट पॉइंट अपने माइंड में रखेंगे कि जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करो या जो भी आप उस कैटेगरी के अंदर सब प्रोडक्ट सेलेक्ट करो वो आपको ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा सबसे पहला चेकलिस्ट कि वो जो भी हमारा प्रोडक्ट हो वो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि वो प्रोडक्ट हमारा नॉन फ्रेजाइल होना चाहिए। नॉन फ्रेजाइल आइटम मतलब कुछ टूटने वाला नहीं होना चाहिए। अवेलेबल तो इजीली है, जैसे मान लो कांच के ग्लास, वुमेन किचन में बहुत अच्छा सेल है, कांच के ग्लास बहुत इजीली अवेलेबल है, बट वो फ्रेजाइल आइटम है ना। अगर आप एक नए बिगिनर सेलर हो तो वो अगर टूटेगा प्रोडक्ट तो आपको लॉस होगा, कस्टमर प्रोडक्ट में भी लॉस होगा, कस्टमर रिटर्न आने में भी आपको एटलीस्ट 150 रुपये का नुकसान होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कभी भी फ्रेजाइल आइटम में डील ना करो। अगर आप एकदम बिगिनर सेलर हो, आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है। या अगर आप फ्रेजाइल आइटम में डील कर रहे हो तो आपको उसमें उतना ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ेगा, ठीक है। या तो आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा हो या तो आपका पैकेजिंग बहुत अच्छा हो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आपका प्रोडक्ट टूट जाए ना आपको उसमें ज़्यादा चार्जेस लग जाए, ठीक है। तो अभी इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोग को कैसे बताऊँ, लिख के एक एक आइटम अभी लिख रहा हूँ, मैं साथ ही में एक्सप्लेन कर दूँ, एक बार मैं सारा चेकलिस्ट लिख दूँ फिर आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूँ। आप चैट या म्यूट करके बता सकते हो कैसे सारा आप, आप लिख दीजिए, उसके बाद एक एक करके आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है। मैं एक बार सारा लिख देता हूँ।
ओके, तो ये सारा कुछ चीज़ें जो हमें इन डिटेल थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है अगर हम अपना कैटेगरी सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसी में कंटिन्यू करते हैं। ओके, अभी जैसे मान लो अगर हम कोई भी एक प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, हमें वो देखना वो बहुत इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग सिटी से हैं। ठीक है, जैसे मेरा सिटी अलग है, किसी और का सिटी अलग है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं या ऐसा कोई कैटेगरी में जाना चाहते हैं जिसमें ऑलरेडी कोई बंदा है वो बहुत अच्छा बेच रहा है, वो बहुत अच्छा कमा रहा है उससे। ठीक है, बट प्रॉब्लम वो हमारा इन्फ्लुएंस होते हैं, बट क्या आप भी उस कैटेगरी में बेच सकते हैं, या जो भी एक आप किसी सेलर को देख रहे हो वो कितने टाइम से बेच रहे हैं तब जाके वो इतना इतना अच्छा कैटेगरी में एक मार्केट लीडर आप बोल सकते हो वो बन चुका है कि वो उसको अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं। एंड सब लोग का सिटी अलग होने से भी आपको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में बहुत फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट के प्राइस में फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी मान लीजिए सेम आइटम अगर मुझे कोई लेना है, ठीक है, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मेरे को मान लो मेरे को मोबाइल होल्डर ही लेना है। ठीक है, मोबाइल होल्डर ही मेरे को लेना है। एक मोबाइल होल्डर अगर मेरे को बैंगलोर में लेना है तो मेरे को करीब मान लो 120 रुपये का होलसेल में पड़ेगा। ठीक है, बट अगर वही मेरे को मोबाइल होल्डर अगर मैं दिल्ली से लूँगा तो क्या पता मुझे 90 रुपये का भी मिल सकता है, एंड अगर वो मैं मुंबई से लूँ तो मेरे को 80 रुपये तक का भी पड़ सकता है, चेन्नई से लूँ तो भी 80 रुपये का पड़ सकता है। अब क्या होता है, इधर पे सिटी के हिसाब से आप देख सकते हो प्राइस का डिफरेंस आता है। क्यों डिफरेंस आता है, क्योंकि जितने भी हम लोग प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो दिल्ली एंड मुंबई में आपको मिलेंगे, मैन्युफैक्चरर्स जो है बड़े बड़े। ठीक है, एंड सेकंड मेजर रीज़न ये होता है, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में बहुत ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मुंबई का में तो पोर्ट ही है, चेन्नई में भी पोर्ट है, बैंगलोर में कोई पोर्ट नहीं है। या तो बैंगलोर में जो भी सामान आ रहा है या तो वो चेन्नई से आता है या तो वो मान लीजिए वो मुंबई से आता है, इसलिए बैंगलोर में कॉस्टली आइटम है वो। अब मेरे को मिल ही 120 रुपये का रहा तो मैं इसमें क्या ही कमाऊंगा। अब मेरा जो कॉम्पिटिटर है, मान लो वो मुंबई में रहता है, वो मुंबई से बिजनेस कर रहा है, उसको 80 रुपये का ले रहा है, 40 रुपये का तो उसको डायरेक्टली फायदा हो रहा है, मार्जिन बचा ले रहा है। तो आपकी सिटी में क्या आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है अच्छे प्राइस में, या तो आप वो ले लो क्योंकि वो आपके लिए बहुत ईजिली अवेलेबल होगा। कभी भी आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, आप उसको बहुत जल्दी प्रोक्योर कर सकते हो। अगर आप किसी लॉजिस्टिक के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी अगर आप कोई कैटेगरी का आइटम, कोई भी आइटम हो, चाहे वो मुंबई से मंगाओ चाहे दिल्ली से, आपको अपना ऑपरेशंस को बहुत एडवांस में प्लान करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप एक कर्टन मंगाते हो किसी भी आइटम का, उसमें से 50 पीस है, आपके पास 20 पीस ही बचे तो आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी बाहर से अगर आ रहा है तो प्रोडक्ट को आने में करीब 4 दिन 5 दिन, एंड कुछ सिनेरियोज में तो हफ्ता भर भी लग जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट का ईजिली अवेलेबल होना आपकी सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एटलीस्ट ऐसा हो कि आपकी सिटी में 80 का, आप कहीं से मंगा रहे हो 80 का, आपकी सिटी में आपको मिलेगा एटलीस्ट 90 का तो मिल जाए। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसीज आपको ऑर्डर कैंसिल ना करने पड़े एंड आप ऑर्डर फुलफिल कर सको। आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट रेशियो बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपको ग्रो करना है ई कॉमर्स में। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट कैटेगरी जो भी होता है प्रोडक्ट को ईजिली अवेलेबल होना। ठीक है, चाहे वो कोई भी आइटम। नेक्स्ट होता है नॉन फ्रेजाइल आइटम। आपका प्रोडक्ट आपको कभी भी ऐसा सेलेक्ट नहीं करना अगर आप बिगिनर हो जो कि बहुत जल्दी टूट सके। ठीक है, जैसे सिरेमिक के मग्स होते हैं, ग्लास का कोई भी आइटम हो गया, या जो क्ले या पॉट के आइटम्स होते हैं ना, पॉट वाले मग्स होते हैं, कुल्लड़ आप बोलो, वो भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक बेसिक रिसर्च में बताऊँ तो कुल्लड़, ठीक है, जैसे ये है, अब आपको दिख रहा होगा अमेजॉन में बिक रहा है ये 449 रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ पे कितने बिक रहे हैं, 6 पीस ऑफ सेट 750 रुपये का। अमेजॉन का बता रहा हूँ मैं आपको, मीशो में थोड़ा सा इससे सस्ता होगा, पर आप यहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअली इसको बनाने का कॉस्ट इतना नहीं है, इसको बनाने का कॉस्ट मैक्सिमम 50 रुपये है। ठीक है, तो ये सारे जो भी लोग बेचते हैं या तो ये लोग खुद मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या तो बहुत होलसेल में प्रोडक्ट उठाते हैं, बट ये लोग मार्जिन इतना ज़्यादा रखते हैं कि अगर इनका प्रोडक्ट डैमेज भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया था, एक बार इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके आपको नॉर्मल पैकेजिंग में नहीं मिलेंगे, ये थर्माकोल की कट पैकेजिंग में आते हैं, जिसमें कि थर्माकोल के अंदर ऑलरेडी इस कप का शेप बना होता है, तो वो डैमेज होने का चांसेस बहुत रेयर हो जाता है। ठीक है, बट एट ए इनिशियल अगर आप कोई नए सेलर हो तो आप नॉन फ्रेजाइल आइटम को अवॉइड करना है। ठीक है, तो आपका एक चेकलिस्ट बन जाता है जिसमें कि आपको ये देखना है कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स पे अच्छे से काम कर रहे हो। किसी को चाहिए होगा तो मैं इस चेकलिस्ट का आप लोग को एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस चेकलिस्ट को आप ऐसे चेक कर सकते हो, हाँ मेरा प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल है, मेरा प्रोडक्ट नॉन फ्रेजाइल आइटम है, आपका प्रोडक्ट टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर रिटर्न इसलिए आ जाते हैं, या तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग खराब है एंड उसकी वजह से प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, या तो प्रोडक्ट आपका फ्रेजाइल है। जैसे कुछ लोग प्लास्टिक के प्रोडक्ट भी डील करते हैं, जैसे मैं खुद डील करता हूँ प्लास्टिक का वाटर बॉटल्स, वो टूटेगा नहीं, आप उसको कितनी भी तेज फेंको बॉटल टूटेगी नहीं, बट उसमें पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो प्रोडक्ट फ्रेजाइल भी नहीं है, बट उसके ऊपर कोई वेट वाला प्रोडक्ट डाल देने से बॉटल दब जाती है, एंड अगर बॉटल दब जाती है तो कस्टमर रिटर्न कर देता है, कस्टमर ट्राई नहीं करता है कि उस बॉटल को मैं ठीक कर लूँ। तो आपको वो मेक श्योर करना है कि आपका पैकेजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। एक आपका ऐसा प्रोडक्ट होना जो कि एवरी सीजन आइटम हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जैसे होली के कलर बेच लो, अगर आप सिर्फ होली के कलर्स बेचोगे तो आप सिर्फ एक सीजन में सेल करोगे। ठीक है, आप उसके बाद आपका पूरा साल आप शांति से बैठे हो, तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट भी चूज करना जो कि हर एक सीजन बिकता हो। ठीक है, जिसका डिमांड कभी भी सीजन वाइज अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए, ऑल सीजन आपको कांस्टेंट डिमांड के लिए कांस्टेंट आप सप्लाई करो। कुछ सीजन उसका ऊपर हो सकता है, सडन इंक्रीज इन द डिमांड हो जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 महीना बहुत ज़्यादा बेचो, डेली के 100 ऑर्डर आ रहे हो एंड उसके बाद आधा साल आपको ऑर्डर ही नहीं होता, तो आपका आइटम एवरी सीजन होना चाहिए। ये होता है ऑप्शन 1। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं सिर्फ सीजनल प्रोडक्ट्स बेचने में। ठीक है, तो उनको सिर्फ सीजनल प्रोडक्ट बेचना होता है, जैसे जनवरी में कुछ अगर सीजन आ रहा है, जनवरी में वो लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं फरवरी के वैलेंटाइन वीक्स में बहुत अच्छी सेल आती है,
गिफ्ट आइटम्स की, तो वो उसमें वो लोग सेल के लिए प्रिपेयर करके, बेसिकली दिसंबर से प्रिपरेशन चल रहा होता है एंड वो लोग उधर से सेल जनरेट करते हैं, मार्च में होली से जनरेट करते हैं। ऐसे जो हर महीने फेस्टिवल्स आ रहे हैं वो लोग उस सीजनड आइटम को कैप्चर करके वो एक मैसिव ऑर्डर जनरेट करते हैं। वो कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि सीजनल आइटम्स ही सिर्फ डील करते हैं, ठीक है। बट एज अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको अवॉइड करूँगा, आप सीजनल आइटम छोड़ के आप जो एवरी सीजन बिके आप उसको बेचो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप कोई भी प्रोडक्ट अगर पिक करो तो देखो वो बहुत ज़्यादा भारी ना हो, वो एकदम कम वेट का होना चाहिए, डायमेंशन उसका कम हो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपका वेट आइटम का बहुत ज़्यादा है, डायमेंशन अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका जो वेट का शिपिंग चार्जेस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। एंड अगर शिपिंग चार्जेस ज़्यादा होगा तो वो भी बेसिकली एट द एंड आप अपनी ही पॉकेट से बेयर कर लोगे, आप कस्टमर से कलेक्ट कर लोगे, बट आपका कस्टमर से कलेक्ट करने के लिए आपका लिस्टिंग प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड जो भी प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, ठीक है, मान लो एक बॉक्स है, से एक प्रोडक्ट का बॉक्स है, ठीक है, जैसे मान लो ये प्रोडक्ट का बॉक्स है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि कप बेच रहे हैं हम लोग, इसमें कप बेच रहे हैं। अब पूरे जो 6 पीस सेट का कप है वो तो मान लो सिर्फ और सिर्फ 2 किलो का है, ठीक है। बट जो प्रोडक्ट का जो भी शिपिंग चार्जेस लगता है, मीशो में तो प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर लगता है, बट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट के वॉल्यूमेट्रिक वेट या एक्चुअल वेट जो भी सबसे ज़्यादा होगा उसके बेसिस पे लगता है। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट और एक्चुअल वेट कैसे निकाला जाता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 5000, ओके। मतलब अगर ये मान लो इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मान लो इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये इसका ब्रेथ और सॉरी हाइट इसका 10 सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेथ इसका 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5000, ठीक है। तो आपको इसको कैसे, अगर आपको इसका एक्चुअल वेट मान लो से इस डब्बे का भी मैं बता रहा हूँ, इसमें मैंने रखे हैं पॉट्स, ठीक है, जो कुल्लड़ डब्बे हमने देखे थे, उसका एक्चुअल वेट है 2 किलो, बट ये डब्बे का साइज है 10 सेंटीमीटर हाइट एंड 20 सेंटीमीटर ब्रेथ और लेंथ। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 5000, तो इसका एक्चुअल वेट कितना आया 0.8, मतलब 800 ग्राम करीब, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि इसमें तो एक्चुअल 800 ग्राम है, बट इस प्रोडक्ट का जो आपका शिपिंग चार्जेस लगेगा वो लगेगा 2 किलो के हिसाब से, क्योंकि विच एवर इज हायर। अब इसमें 800 ग्राम है, अगर मान लो अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्चुअल में अगर प्राइस इसका मैं बढ़ा दूँ, जैसे अगर 100 सेंटीमीटर इंटू 50 इंटू 100 कर दूँ एंड डिवाइडेड बाई 5000 कर दूँ, तो ये आ गया 100 kg। तब इस बॉक्स में भला 2 किलो का सामान रखा हूँ, ठीक है, ऐसे पॉपकॉर्न भेज रहे, बहुत बड़ा बॉक्स है 100 का, उसमें पॉपकॉर्न भेज रहे, पॉपकॉर्न तो सिर्फ 2 किलो है, बट एक्चुअल उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट 100 kg से, तो आपको उसके हिसाब से ही शिपिंग चार्जेस लगता है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में। तो ऐसे इनिशियल हम लोग हमेशा ये देखना है कि हमारा वेट जिस प्रोडक्ट का लेस हो और डायमेंशन भी थोड़े कम हो, ताकि आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन आप अच्छा रख सको, ठीक है। एंड अगर आप कॉस्ट रेंज की बात करो, मीशो में अगर आपको बेचना है तो आप कॉस्ट रेंज उसका रखो अराउंड 50 रुपीज़ से 500 रुपीज़। एंड अगर आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जा रहे आप थोड़े हायर रेंज में भी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस थोड़ी अच्छी है। बट मीशो में जो मेन ऑडियंस है वो उतना हायर स्पेंडिंग ऑडियंस नहीं है, तो आपका इन्वेंट्री फंस सकता है मीशो में। तो आपका जो भी आप प्रोडक्ट चूज़ करो हमेशा वो इस प्राइस रेंज में चूज़ करोगे तो आपका प्रोडक्ट आराम से बिक जाएगा मीशो में, ठीक है। नेक्स्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का क्वालिटी। आपको हमेशा ये देखना है जो आप क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या आपके कॉम्पिटिटर भी सेम क्वालिटी का बेच रहे हैं, या क्या आपके कॉम्पिटिटर आपसे बेटर क्वालिटी बेच रहे हैं, तो आपको भी वो क्वालिटी लाना पड़ेगा, या तो आपको उनसे अपना प्राइस बहुत कम रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत मैटर करता है। अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो आपको 1 स्टार 2 स्टार का रेटिंग आएगा। एंड अगर आपका मीशो के अकाउंट में लेस देन 3.7 स्टार से नीचे अगर आपको आने लग गए अपने प्रोडक्ट में रेटिंग्स एंड रिव्यूज़, तो आपका लिस्टिंग भी ब्लॉक हो सकता है, आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है, तो उसमें आपका विजिबिलिटी पूरा एकदम डाउन हो जाता है। एंड मीशो में पूरा सेल्स पैटर्न सब विजिबिलिटी के ऊपर चलता है, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा होना चाहिए एटलीस्ट, कि वो कस्टमर को जो आप प्राइस में आप ऑफर करो उस प्राइस के हिसाब से वो वर्थ होना चाहिए, ठीक है। एंड एट ए इनिशियल स्टेज आप लोग अवॉइड भी करो अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ साइज वेरिएशन है, जैसे कुछ लोग वॉल क्लॉक सेल करते हैं, ठीक है, वॉल क्लॉक कोई बड़ा वाला वॉल क्लॉक है, कोई छोटा सा वॉल क्लॉक है, एंड बट डिज़ाइन सेम है, तो उसमें कस्टमर ना कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है जब हमारा इमेजेस उतना अच्छे से उसको डिटेल लेवल में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि एक्चुअली ये क्या बोलते हैं उसका वेरिएशन कैसे। या मान लो अगर कलर वेरिएशन आपको ऐसा कैटेगरी में क्लोथिंग कैटेगरी में हो जिसमें कि आपको कलर वेरिएशन है, तो कभी कभी इमेजेस उतना कलर का आइडिया नहीं होता है, कभी कभी रेड थोड़ा मैरून दिखाई देता है, एंड आपने रेड लिखा है बट एक्चुअल कस्टमर को इमेज देख के कुछ और लग रहा है। तो जहाँ पे भी साइज़ वेरिएशन आ रहा है, कलर वेरिएशन आ रहा है प्रोडक्ट्स में, उसमें रिटर्न चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको दिखेगा क्लोथिंग कैटेगरी में लोग ज़्यादा मार्जिन लेके भी सेल करते हैं, जिसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना होता है कि अगर उनको रिटर्न भी आ जाएगा तो वो उतना लॉस में नहीं होगा, क्योंकि यूजुअली क्लोथिंग कैटेगरी में रिटर्न 15 से 20% रहता है, एंड कुछ लोगों का 25% भी रहता है। डिपेंड आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या क्वालिटी आपका प्रोडक्ट का मटेरियल का क्या क्वालिटी है, लाइक कपड़े का क्या क्वालिटी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है वर्क ऑन बिग टैम। टैम होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, ठीक है, मतलब आपका प्रोडक्ट पूरी मार्केट को कैसे एड्रेस कर सकता है, टोटल एड्रेसेबल आपका प्रोडक्ट उस मार्केट में कैसे फिट हो सकता है, ठीक है। अगर आप कोई एकदम नया प्रोडक्ट ले आओगे जो कि मार्केट में नीड ही नहीं है उस प्रोडक्ट का, तो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, बेसिकली आप उसको बेच नहीं पाओगे मार्केट में, ठीक है। बट अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि टोटल मार्केट में डिमांडिंग प्रोडक्ट हो सकता है एंड वो कोई किसी कस्टमर का प्रॉब्लम भी सॉल्व करे, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा हिट हो सकता है। जैसे अभी रिसेंट डेज में बॉटल अम्ब्रेला बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा रेनी सीजन है, ठीक है। बॉटल अम्ब्रेला कुछ ऐसा आता है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अराउंड 400 रुपये का बिक रहा है,
कोई यहाँ पे 267 का भी बेच रहा है बॉटल अम्ब्रेला। अब रेनी सीजन में सब लोग अम्ब्रेला तो लेके जाते हैं, बट उसको ये होता है कि उसको अगर वो गीला हो गया तो उसको रख नहीं सकते बैग के अंदर, एंड उसको बहुत बड़े बड़े अम्ब्रेला भी होते हैं तो उसको कैरी करना वो उतना कन्वीनियंस नहीं रहता है। तो ये एक प्रोडक्ट नया मार्केट में आया बॉटल अम्ब्रेला। अगर इसमें आपका गीला पेपर आप इस बॉटल के अंदर डाल के नॉर्मल जैसे बॉटल का कैप बंद करते हैं वैसे कैप बंद कर दिया तो सारा पानी इसी के अंदर रहेगा। बेसिकली कस्टमर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, एंड ये देखने में भी अच्छा लगता है एज ए बॉटल जैसा, एंड बहुत कन्वीनियंट और छोटा सा प्रोडक्ट है। तो ऐसा कुछ आप प्रोडक्ट लेकर आओ जिससे कि आपको अच्छा सेल्स में बूस्ट मिल सके, ठीक है। यही सेम चीज़ अगर आप मीशो में सर्च करोगे तो मीशो में काफ़ी अच्छा सेल्स है इसका, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स आपको देखते हैं जो कि बॉटल अम्ब्रेला बेच रहे होंगे। इतना कोई महंगा भी नहीं है ये प्रोडक्ट, एंड ऑलमोस्ट सेम रेंज में बिक रहा है जितना मीशो अमेजॉन में, बस कमीशन नहीं है यहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका बिल्ड योर ओन ब्रांड। एंड सबसे बेस्ट ये रहता है अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म में, अगर आप उसको अपने ब्रांड के अंदर बेचोगे तो आपको उससे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपका एक ब्रांड रेपुटेशन रहता है। आप अपना प्रोडक्ट में अपना मार्केटिंग कर सकते हो, अपना लोगो चिपका सकते हो। जैसे मान लो अगर ये बॉटल है, आप अगर मैं अपना लोगो लगा के बेचूँ, ठीक है, या मैं अपना ब्रांड का नाम लिख के बेचूँ, तो मैं यहाँ पे एक स्टिकर लगा सकता हूँ, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। तो उससे एक ब्रांड का प्रमोशन भी होता है। मान लो कोई मेरा प्रोडक्ट अगर लेके रास्ते में निकल रहा है तो यहाँ पे जैसे अम्ब्रेला में एक छोटा सा कपड़े में अपना ब्रांड का प्रमोशन लेकर आप स्टिच करा दो, क्योंकि बाकी तो कुछ भी लिखोगे उतर जाएगा या धुल जाएगा पानी से या वो गायब हो जाएगा बेसिकली। तो आप अपना प्रमोशन भी कर सकते हो एज ए अपना ब्रांड बना के भी। एंड आपके प्रोडक्ट में कुछ यूएसपी होना चाहिए, ठीक है। यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, तो जिसमें कि आपका प्रोडक्ट कुछ बाकी प्रोडक्ट से अलग होना चाहिए। अब बॉटल अम्ब्रेला मान लो एग्जांपल, मैं बॉटल अम्ब्रेला का ले रहा हूँ, बेच तो सब लोग रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या खास है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये सब लोग यहाँ पे बॉटल अम्ब्रेला बेच रहे हैं, बट सब लोग सिर्फ अम्ब्रेला ही बेच रहे हैं और कुछ नहीं बेच रहे। अगर मान लीजिए मैं इस अम्ब्रेला के साथ एक छोटा सा कपड़ा लिख दूँ फ्री, उससे क्या होगा, अगर छोटा मोटा अगर मान लो कहीं पानी है अम्ब्रेला में या बॉटल में डालने के बाद बॉटल अगर गीली हो गई है तो मैं साथ में कपड़ा फ्री में दे रहा हूँ, जिससे कि लोग उसको पहुँच सकते हैं। उनको टेंशन ये नहीं रहेगा कि अभी ये बॉटल गीला हो गया, अम्ब्रेला गीला हो गया, उसको साफ करने के लिए। तो ये लोग एक कपड़ा भी आप दीजिए, मतलब आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपको आइडिया लगाना होगा कि आप और क्या ऐड ऑन कर सकते हो ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे आपका प्रोडक्ट लेने में। जैसे अगर मान लो होम एंड किचन में आप कढ़ाई सेल कर रहे हो, एंड कढ़ाई के साथ अगर आप एक छोटा सा चम्मच सेल कर दो जिसमें कि कढ़ाई में जो भी सामान बनाया जाएगा वो उसको बनाने में मदद करे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। जैसे एक प्रोडक्ट है पट्टू मेकर करके आता है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। अभी आप ये बेचोगे तो बिक भी सकता है, बट अगर आप सिर्फ ये नहीं बेचोगे, इसके साथ आप फ्री में कुछ दे दो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहेगा ये 2 सेलर है, ये लोग फ्री में दे रहे हैं चम्मच, जो कि इसलिए पट्टू मेकर वाले छोटा सा नुकीला चम्मच होता है। कुछ लोग इसके साथ ही क्या बोलते हैं स्क्रबर फ्री में दे रहे हैं, तो वो एक कस्टमर को अट्रैक्ट करता है खरीदने के लिए। अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो भी आपका बिक सकता है, बट वो एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाली टेक्निक होती है, ठीक है। जैसे एक और प्रोडक्ट होता है आटा छलनी होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये वाला आटा छलनी देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे एक आटा छलनी मिल रहा है, बट इसके साथ एक अब ये जो सेलर है ये क्या फ्री में दे रहा है, एक स्कूप जैसा है, जिससे कि मान लो किसी को आटा अगर छानना है, चाहे फ्लोर हो, आटा, मैदा, जो भी हो, स्पाइसेस हो, वो तो किसी कंटेनर में रखे होंगे, कंटेनर से निकाल के ही इसमें डाल के छानना होगा। तो वो एक चैलेंज रह सकता है कस्टमर का कि वो कैसे निकालेगा। लाइक से अगर नॉर्मल हाउस होल्ड में लोग कटोरी यूज़ कर रहे हैं, बट अगर वो एक साथ में एक अच्छा सा चम्मच फ्री में दे देगा तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है आपका प्रोडक्ट लेने में। तो वो एक आपका यूएसपी होना चाहिए प्रोडक्ट में, जिससे कि आप कुछ कस्टमर को लालच दे सको। अगर कस्टमर को लालच आएगा तो ही वो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। बट अगर वैसा आपकी सेगमेंट में कोई नहीं कर रहा है, बट अगर आप करना चालू कर दोगे तो वो आपका अच्छे से एक यूएसपी बन जाएगा आपके प्रोडक्ट में, एक सेलर का यूएसपी बन जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हम लोग हमेशा चूज करते हैं हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट, जिसमें प्रोडक्ट का डिमांड अच्छा हो। अभी जैसे मान लो ये आटा छलनी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस सेलर को अराउंड 3800 रिव्यू, मतलब ऑलमोस्ट 4000 रिव्यू है। पर 4000 रिव्यू लेने के लिए एटलीस्ट नहीं तो इसका 10,000 यूनिट तो बिका होगा, ओके। क्योंकि अगर आपके 10 प्रोडक्ट बिकते हैं तो सिर्फ उसमें से 1 या 2 ही कस्टमर जो एक्चुअल रेटिंग डालता है। तो अगर इस कस्टमर सेलर में 4000 रेटिंग है तो ऑलमोस्ट इसकी 10,000 यूनिट बिकी। या इससे पहले मैं आपको पट्टू मेकर दिखाया था, राइट, उसका भी काफ़ी अच्छा सेल है। जैसे जो टॉप में प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, और इसका ऑलमोस्ट 12,000 रेटिंग है, ये भी वो सेम सेलर है। एंड इसी सेम सेलर ने यहाँ पे पट्टू मेकर
है 258 का, ये सेम डाल रखा है 500 रुपये का, बट इसमें इसके साथ तवा भी मिल रहा है, ये चम्मच भी मिल रहा है, एंड 2 पीस का ये गिफ्ट सेट जैसा है, एंड इसमें भी अच्छा खासा रिव्यूज रेटिंग है। तो आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट को ऐसे रैंक भी करवा सकते हो। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट में कुछ एक अलग से यूएसपी हो जिसका डिमांड अच्छा हो। वुमेन किचन में तो बहुत कैटेगरीज है, बहुत प्रोडक्ट से जिसकी हाई डिमांड रहता है। एज ऑन टुडे अच्छा कैटेगरी वुमेन किचन में तो बहुत ज़्यादा भर भर के सेलर। आप चाहो तो होम डेकोर का कैटेगरी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, किड्स का जो कैटेगरी है, किड्स टॉयज, ओके, वो बहुत अच्छा कैटेगरी है। एंड इन्फेंट का कैटेगरी जो होता है वो बहुत अच्छा है। मैं आपको सारे डिस्कस करने के बाद आपको मैं लिस्ट ऑफ कैटेगरीज बताऊंगा। अगर कि कोई अभी डिस्कस कर रहा है या किसी को कैटेगरी चूज करना है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप उन कैटेगरी में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड आपकी सिटी के हिसाब से इन सब में से क्या बेस्ट बैठ रहा है वो कैटेगरी पिक कर सकते हो। ठीक है, फिर जब भी आप अपना कोई कैटेगरी सेलेक्ट करो या प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, ठीक है, आपको उसको देखना है उसका एक्सपेक्टेड कितना मंथली सेल हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप एक्जैक्ट फिगर्स निकाल पाओ, बट एटलीस्ट एक अंदाजा हो जाए कि ये प्रोडक्ट एटलीस्ट 50,000 का तो सेल होगा। अगर आप 50,000 का सेल कर रहे हो महीने का, तो उस एक प्रोडक्ट से आप कितना प्रॉफिट निकाल पाओगे? क्या आप उससे 10% का मार्जिन निकाल सकते हो? तो मतलब आपको 5,000 का प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे आपको बस 4-5 प्रोडक्ट भी मिल गए अगर से, अगर एक प्रोडक्ट है जिसका महीने का 50,000 का सेल है एंड उसमें 10% का मेरा प्रॉफिट है, सारा एक्सपेंस निकालने के बाद, मतलब पैकेजिंग चार्जेस, रिटर्न फीस, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट सब निकालने के बाद मेरे हाथ में 10% बच रहा है, मतलब 5,000 रुपये। तो मेरे पास वो एक प्रोडक्ट है। मेरे को बस वैसे अगर 4 प्रोडक्ट भी मिल गए तो एज ए बिगिनर सेलर आप 20,000 भी कमा सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए, ताकि आप एक डिसेंट मंथली सेल्स इनकम जनरेट कर सको। बट ये एक एनालिसिस करना, ये जो लास्ट का एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो। ठीक है, कि उसका मंथली आप सेल्स कितना कर सकते हो। हमें ये नहीं देखना जैसे पट्टू मेकर है, मान लो एग्जाम्पल पे 12,000 इसका रिव्यूज है, तो मैं मान के चलो उसका बहुत अच्छा बिक रहा है, ये प्रोडक्ट एक अच्छा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बोल सकते हो आप, ये एक हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है एज ऑन ऑनलाइन में। अब आप भी अगर ये लेकर आ जाओ, आपको पहला ऑर्डर लाने में इसमें एटलीस्ट 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, क्या पता ऑर्डर आए ही ना। डिपेंड होता है आप लिस्टिंग कैसे कर रहे हो, आप उस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हो कि आपका प्रोडक्ट रैंक कर रहे हो। ओके, तो ये सारे कैटेगरीज होता है, हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया, आपको प्रॉफिट मार्जिन देखना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका रिटर्न रेट। आप कोई भी प्रोडक्ट हो उसका रिटर्न रेट कम होना चाहिए। अब रिटर्न रेट कोई प्री डिफाइन तो नहीं कर सकता है, कुछ कभी कभी होता है ये सेलर बेच रहा है तो इनका मे बी से इनका रिटर्न रेट 5% का होगा, बट मे बी अगर कोई और नीचे से ये वाला सेलर अगर बेच रहा है तो इसका रिटर्न रेट में भी और ज़्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, बट आपको एक यूनिकनेस लानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट में। आपका प्रोडक्ट इमेज ही वो है, आपको उतना अच्छा बनाना है कि आप कस्टमर से अट्रैक्ट कर जाए। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये वाला इमेज है तो प्रोडक्ट अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में, बट अगर आप इसी और थोड़ा स्क्रॉल करोगे, या मैं इधर पे ही आपको अगर मैं रिलेवेंट जगह न्यू अराइवल कर दूँ, तो भी सबसे लेटेस्ट लिस्टिंग आज किसी ने की होगी, डिज़ाइन अपम मेकर। ये बहुत ही बेसिक सी लिस्टिंग है। ठीक है, आप देख सकते हैं एकदम नया अकाउंट हो सकता है, वैसे 4,090 फॉलोअर, 70 प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं है, बट ये एकदम नया प्रोडक्ट ऐड किया। दुकान नया नहीं है, सेलर पुराना है, बट इस सेलर का न्यू अराइवल में जाओगे तो उसने भी कुछ नए नए प्रोडक्ट्स डाले हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट का इमेज या जो इन्फोग्राफिक्स होता है वो एक अच्छा होना चाहिए, बट मीशो में उसका बहुत इश्यूज भी रहता है। अगर आप ज़्यादा इन्फोग्राफिक्स ऐड कर दोगे तो आपके शिपिंग चार्जेस भी बढ़ जाता है। ठीक है, फिर शिपिंग चार्जेस कम कराने के या तो आप टिकट रेस करो, या तो सेकंड ऑप्शन होता है बैक एंड से आपका टिकट कम होता है। ठीक है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम शिपिंग चार्ज अपने प्रोडक्ट का कम करा सकें। तो हमें उसका रिटर्न रेट मैं जो आपको बता रहा था, रिटर्न रेट हम प्री डिफाइन नहीं कर सकते, बट एक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी अगर हम नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है कि 5% का रिटर्न रेट एज ए नया बिजनेस, वो क्योंकि रिटर्न भी आपके लिए एक लॉस है, तो आप उसको लॉस की जैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। बट अगर आप कोई प्रोडक्ट नया लेकर आओ उसका रिटर्न रेट चला जाए 40-50%, तो आपको देखना है कि आपने मिस्टेक क्या किया है। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ मिस्टेक किया है तो आपको उसको या तो आप सुधारो एंड फिर आप ट्राई करो, अगर वो प्रोडक्ट आप अच्छे से बेच पा रहे हो तो। एंड अगर वो प्रोडक्ट दोबारा नहीं बिक रहा है तब भी उसमें रिटर्न रेशियो ज़्यादा है, तो आपको उसको प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। एक सेलर था, वो ट्रिमर बेचता था। ठीक है, काफ़ी ऑर्डर आते थे दिन के, कम से कम तो सिर्फ 50 से 60 ऑर्डर, 100 ऑर्डर भी आ जाते थे सिर्फ ट्रिमर के ही, बट रिटर्न रेशियो 45% का था। प्रॉब्लम क्या हुई, जब रिटर्न रेशियो में हमने डीप एनालिसिस किया तो पता चला कस्टमर के ज़्यादा रेटिंग थे कि प्रोडक्ट नॉट वर्किंग, फॉल्टी प्रोडक्ट। अब
ऐसा सिनेरियो बहुत कम होता है कि अगर एक सेलर किसी होलसेलर से प्रोडक्ट लाए 1 टन, उसमें से आधा 45% कस्टमर रिटर्न, मतलब ऑलमोस्ट 100 यूनिट बिक रही है तो उसमें से 50 डेली रिटर्न हो जा रही है। तो और ऐसा सिनेरियो बहुत रेयर होता है कि आप किसी होलसेलर से जाके 100 यूनिट लेकर आओ और उस डब्बे में से 50 खराब निकले। तो हमने उसमें थोड़ा एनालिसिस किया, हमने एक नया कर्टन लाया, जो ट्रिमर था उसको ओपन किया, उसमें से आधे चल रहे थे, आधे एक्चुअली में नहीं चल रहे थे, बट हमने फिर उसको दोबारा चार्ज में लगा के देखा, एंड जब चार्ज में लगाया तो वो चल रहे थे। प्रॉब्लम था कि वो आधे ट्रिमर थोड़े बहुत चार्ज थे एंड आधे ट्रिमर चार्ज बिल्कुल चार्ज नहीं थे, एकदम डेड थे। तो उससे कस्टमर को लग रहा था फॉल्टी प्रोडक्ट है, एंड कस्टमर उसको चेक भी नहीं कर रहा था चार्ज करके, सीधा रिटर्न कर दे रहा था। तो अब हमारे पास भी काफ़ी दिन पड़ी रहती है, कभी कभी पड़े पड़े भी प्रोडक्ट डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये निकला कि हम जितना भी हमारे वेयर हाउस में इन्वेंट्री आएगा उसको हम खुद से चार्ज करेंगे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट, एंड फिर उसको हम दोबारा रीपैक करेंगे, एंड जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को जाएगा उसके अंदर एक छोटा सा कार्ड डाल देते थे जिसमें हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता था, अगर आपका प्रोडक्ट चल रहा है तो ठीक, नहीं चल रहा है तो प्लीज़ इसको 10 मिनट चार्ज में लगाने के बाद आप यूज़ करो। अगर आपका प्रोडक्ट तब भी नहीं चल रहा तो आप रिटर्न या रिप्लेसमेंट कर सकते हो। एंड उसके बाद से हमारे प्रोडक्ट का रिटर्न रेशियो कम हो गया 45% से, टू अराउंड 3 to 4 मंथ्स लगा, एंड वो प्रोडक्ट का रिटर्न रेशियो 8% आ गया। तो हमेशा ये होता है कि रिटर्न रेशियो बढ़ जाने से हमें प्रोडक्ट को स्टॉप नहीं करना होता, बट हमें एनालाइज करना होता है कि कस्टमर क्यों रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ, पार्टी सप्लाई से मैं एक डेकोरेटिव आइटम सेल करता था। ठीक है, डेकोरेटिव लाइट होती है, मैं वो सेल करता था, जो कि मोस्टली सिर्फ फर्स्ट बर्थडेज में यूज़ होती है। वो लाइट इतनी बिकती थी कि दिन दिन के सिर्फ 200 ऑर्डर सिर्फ उस लाइट के आ जाते थे, एंड मैं बहुत बेचा हूँ वो लाइट, मतलब डेली ऑर्डर करके एक कर्टन का ऑर्डर करना पड़ता था, एंड एकदम बिगनर अकाउंट था। ठीक है, उस समय की बात है। एंड फिर उसके बाद स्टॉप कर दिया क्योंकि वो प्रोडक्ट आना बंद हो गया था। फिर बाद में प्रोडक्ट मिलने लगा तो दोबारा चालू किया। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है जब वो प्रोडक्ट दोबारा स्टार्ट किया हमने। वो प्रोडक्ट बिक तो बहुत अच्छा रहा है, डेली के 200 ऑर्डर, कभी 250 ऑर्डर, कभी 150 ऑर्डर आ रहे हैं, बट उस प्रोडक्ट का रिटर्न रेशियो ऑलमोस्ट 53% था। एंड जब एनालाइज किया तो उसमें कोई इतना प्रॉपर एनालिसिस दिखा नहीं कि कस्टमर रिटर्न क्यों कर रहा है। एंड जब हमारे पास रिटर्न आते थे उस प्रोडक्ट के, एक तो प्रोडक्ट पूरा ओपन है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग उसको हॉट गन से पूरा सील कर देते थे ताकि प्रोडक्ट अगर यूज़ करके भेजा जा रहा है तो हमें पता चले। प्रोडक्ट यूज़ आते थे, किसी प्रोडक्ट में केक लगा हुआ आता था, किसी प्रोडक्ट में बहुत स्टिकी है, मतलब किसी ने कुछ खाना खा के उसको पकड़ लिया होगा, तो हमें समझ आ गया कि लोग इसको ऑर्डर करते हैं, अपने फर्स्ट बर्थडे में, बच्चे के बर्थडे में डेकोरेट करते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, बाद में रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ता था ऑलमोस्ट उनको 300-350 रुपये विद शिपिंग। तो कस्टमर ने यूज़ किया, रिटर्न कर दिया, उसको 300 रुपये वापस मिल गए, बट हमें हर प्रोडक्ट में 150 रुपये का लॉस होने लगा रिटर्न शिपिंग में। तो जब हमें वैसा एनालाइज कि उसमें आपको कस्टमर के फीडबैक से कुछ समझ नहीं आए बट उसका रिटर्न रेट ज़्यादा है, तो हमें वो प्रोडक्ट हमेशा स्टॉप कर देना चाहिए। वो प्रोडक्ट हमें कभी भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। कोई और सेलर बेच सकता है, बट एज ए बिगिनर अगर आपका उतना ज़्यादा कैश फ्लो हो, ठीक है, या आपका उतना ज़्यादा पैसा आ रहा हो, या उसमें इतना ज़्यादा मार्जिन रखो आप कि जैसे वो वाला प्रोडक्ट में हम लोग बेच रहे थे ना, 70 रुपये का मार्जिन था हमारा। ठीक है, अब रिटर्न आएगा तो मेरे को 150 रुपये देना है, मेरा तो डबल लग रहा है। बट अगर मान लो मेरा उसी प्रोडक्ट में 500 रुपये का मार्जिन हो, अगर रिटर्न भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट उतना मार्जिन आप रखने के बाद उस प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर पाओगे, ऑर्डर ही नहीं है। तो हमें वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी प्रोडक्ट का रिटर्न रेशियो, क्योंकि मे बी सब कुछ बहुत अच्छा हो, बट अगर प्रोडक्ट का रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा है तो हमें स्टॉप करना पड़ता है। एंड ये एनालिसिस करने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो बेचना ही पड़ेगा प्रोडक्ट, एटलीस्ट 1 महीना तो आप बेचोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या रेंज चल रहा है प्रोडक्ट का। ठीक है, फिर आपको हमेशा अपना कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना है। जैसे अगर किसी को इधर पे भी किसी को पट्टू बेच रहा है तो आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो कि कितने लोग बेच रहे हैं, आपको दिख जाएगा कि कितने लोग बेच रहे हैं, क्या रेंज में बेच रहे हैं। अगर आप बेचोगे तो आपको कितने का मिल रहा है, आप कितना मार्जिन रख पाओगे। अगर 5-10 रुपये मार्जिन है तो आप प्रोडक्ट मत बेचो। अगर आपको एटलीस्ट मिनिमम 30 से 40 रुपये मार्जिन मिल रहा है मीशो में तो आप सेल कर सकते हो और जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो वो होता है हमारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड ब्रांड एनालिसिस। अगर कोई प्रोडक्ट ब्रांडेड भी बिक रहा है, ठीक है, जैसे ये टी आ रहा है, मे बी ये कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये कंपनी ऐसी लोगो लगा दिया है। ठीक है, तो आप उस ब्रांड को भी एनालाइज कर सकते हो कि वो लोग एक्चुअल प्रोडक्ट बेच कैसे रहे, उनका प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है। एंड बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हम प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे करना है, बेस्ट सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने खुद उसको एक्सपेरिमेंट किया। जब मैं कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आता हूँ, मेरे को पता है वो मेरे सेलर्स भी बेच रहे हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स भी बेच रहे हैं। ये सब बात होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस का। ठीक है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस बस ये नहीं कि वो बेच क्या रहा है और कितने का बेच रहा है, सब कुछ एनालाइज होता है, जबकि कॉम्पिटिटर को पता भी नहीं चलता है। जैसे मान लो अगर मेरे को ये पट्टू बेचना है, ठीक है, अभी ये तो ऑलरेडी डब्बे में ही आता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये प्रोडक्ट एक डब्बे में आता है। बट अगर मैं डायरेक्ट बेच रहा हूँ तो इसका जो ऊपर का ये व्हाइट ब्लैक वाला पकड़ने वाला हुक है, ये टूट जाता है हर बार, या इसका हैंडल बेंड हो जा रहा है, तो मेरा कॉम्पिटिटर, मेरे को तो लॉस हो रहा है। बट आप ये सोच सकते हो कि मेरा कॉम्पिटिटर कैसे बेच रहा है, उसका प्रोडक्ट टूट नहीं रहा है। तो कोई भी अगर आप प्रोडक्ट लेकर आओ मार्केट में, आप
उसको सबसे पहले सर्च करो सेम प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में आपको बेचना है। ये नहीं कि आपको मीशो में बेचना है तो फ्लिपकार्ट में सर्च करो, अमेजोन में। जिस प्लेटफॉर्म में बेचना है उस प्लेटफॉर्म में वो प्रोडक्ट को सर्च करो। एटलीस्ट आपने 4 कॉम्पिटिटर्स ऑर्डर करो। जैसे ये कॉम्पिटिटर लग रहा है, ये कलर लग रहा है, इधर इस कॉम्पिटिटर से ऑर्डर कर दिया, इधर इस कॉम्पिटिटर से। अच्छा, 5 कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट ऑर्डर करो, ठीक है। प्रोडक्ट को आने दो, आप उसको एनालाइज करो कि उन्होंने पैक कैसे कर भेजा है, उनका क्या पैकेजिंग है। क्या वो जस्ट बबल रोल यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ बबल रोल प्लस कॉर्पोरेटेड रोल या कॉर्पोरेटेड बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, या वो उसके अंदर थर्माकोल फोम क्या यूज़ कर रहे हैं। आप उनकी पैकेजिंग को भी एनालाइज कर सकते हो, वो सब भी कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आता है। हम सीखते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर कैसे कर रहा है, एंड उसके बाद आप चाहो तो प्रोडक्ट रख लो अपने पास, नहीं चाहिए तो प्रोडक्ट को रिटर्न कर दो, बट आप एटलीस्ट एक एनालाइज कर सकते हो कि आपका कॉम्पिटिटर कैसे वर्क कर रहा है उस सेम प्रोडक्ट के सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर का लिस्टिंग क्वालिटी और रेटिंग्स को भी एनालाइज करना। सिर्फ ये नहीं कि हमारा बंदा ये प्रोडक्ट बेच रहा है, अब ये बेच रहा है 11,000 रेटिंग है, तो इसके प्रोडक्ट में से ऐसा क्या मेंशन है कि इसका प्रोडक्ट टॉप रैंक कर रहा है। हमें हर बार इसका प्रोडक्ट ऐसा नहीं, अगर आपको पड्डू बेचना है तो यहाँ से यहाँ लिया, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और अपने में भी लिस्टिंग में डाल दिया। कॉपी लिस्टिंग किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं चलती है ना, आपका प्रोडक्ट रैंक भी नहीं कर पाएगा। अगर किसी को ट्राई भी करना तो ट्राई कर सकते हो। आप कोई भी एक प्रोडक्ट आप ऐसे ही ऑनलाइन सर्च करो, जो भी प्रोडक्ट सबसे टॉप में दिखा रहा हो या जिसका रेटिंग सबसे हाईएस्ट हो, आप उस प्रोडक्ट को उठा सकते हो। अब आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट का रेटिंग है 11,700, इसका रेटिंग है 9,000 रुपये, बट ये जो 2,000 का है या जिसका 6 रेटिंग है, ये ऊपर दिखा रहा है, ये नीचे दिखा रहा है। रीजन क्योंकि इनका 3.7 का रेटिंग है, ये 3.6 का रेटिंग है। पहले 3.7 है, फिर 3.65 एंड ये 4 रेटिंग। ये सबसे नीचे, या तो ये सारे में एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। तो आप अपना कॉम्पिटिटर को भी एनालाइज करना है, एंड जस्ट आप ओपन करके कॉपी पेस्ट कर दोगे तो भी लिस्टिंग आपका ट्रैक नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें कॉम्पिटिटर का लिस्टिंग एनालाइज में हम ये देखते हैं कि उसने क्या कीवर्ड्स डाल रखे हैं, या किस तरह का उसका टाइटल है, किस तरह का उसका डिस्क्रिप्शन है। मीशो में डिस्क्रिप्शन टाइप करने की लिमिट ऑलमोस्ट 2000 प्लस है, बट एक्चुअल में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाई नहीं देता। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको इतना फ्लेक्सिबल टू यूज़ आई दिख रहा है, आई के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, जबकि मैं डेस्कटॉप वर्जन में हूँ एंड इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि भला जब हम मीशो में लिस्टिंग करते हैं उधर पे स्पेस तो दिखाता है कि आप 2000 वर्ड्स डाल सकते हैं, बट एक्चुअली जो वर्ड्स दिखते हैं वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेट 1400 से 1500 वर्ड दिखते हैं, सम कैटेगरीज में 1600 वर्ड। तो अगर आप 2000 के पूरे 2000 वर्ड भी डाल दोगे तो कस्टमर को दिखेगा नहीं, एंड इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन डालने से भी कोई फायदा नहीं था। एट टुडेज जनरेशन कोई आपका डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में पढ़ के लेने वाले बहुत कम कस्टमर। हम लोग डिस्क्रिप्शन इसलिए डालते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट रैंक करे। डिस्क्रिप्शन में वर्ड्स होते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वर्ड्स होते हैं, एंड वो हमारे प्रोडक्ट को रैंक करने में हेल्प करता है। तो हमें कॉम्पिटिटर का लिस्टिंग भी एनालाइज करना होता है, जिससे कि हम एक्चुअल में चेक करते हैं कि वो लोग अपना लिस्टिंग में क्या यूनिकनेस यूज़ कर रहे हैं। आपको दिख जाएगा कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन ऐसा बस 2 पैराग्राफ डालेंगे, उसके नीचे कम से कम नहीं तो 500 कीवर्ड्स डाल देंगे। 500 कीवर्ड्स कहीं से भी उठा के डाल देंगे, जिसका कोई मतलब हो चाहे ना हो, पर वो प्रोडक्ट जरूर आपका रैंक करवाएगा। बट एक्चुअल में वो प्रोडक्ट कभी कभी इररिलेवेंट भी हो जाता है अगर उसमें कीवर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो कि आपकी कैटेगरी से एकदम अपोजिट है, ठीक है। तो हमें हमेशा उस चीज़ का भी एक बार ध्यान रखना होता है कि हम जो लिस्टिंग करें वो एक्चुअल प्रॉपर लिस्टिंग होती है। एंड अगर आप एक प्रॉपर लिस्टिंग करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म में, मिनिमम 2 घंटा लगता है एक लिस्टिंग करने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हम चेक करते हैं कि हमारा उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकता है। जब जो भी प्रोडक्ट आप सेल करोगे, अभी अगर ये पट्टू मेकर ही है तो इसमें क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, हम इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये नहीं है कि आज अगर 100 ऑर्डर आ रहे हैं तो ज़िंदगी भर 100 ही ऑर्डर है। हमको इसको ग्रो कैसे करना है, क्योंकि इसमें डिमांड तो है, बाकी सेलर्स का बिक रहा है, तो हम उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। आप इसमें कुछ ऑफर लेकर आओ, कुछ अपने मैन्युफैक्चरर से आप बात करो या होलसेलर जहाँ से भी आप सामान लेते हो कि क्या आपको वो कुछ ऑफर दे सकता है, प्राइस रिलीफ दे सकता है, जब आपका काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाए उनसे, ताकि आप एक बेटर कस्टमर को कॉम्पिटेटिव प्राइस दो, ताकि वो प्राइस में कोई और ऑफर ना करे, तो आपका आराम से बिक जाएगा।
ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है हम चेक करते हैं ब्रांड और मार्केट प्लेस। ब्रांड और मार्केट प्लेस मतलब उनकी सेम प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट प्लेस में क्या प्राइस रेंज में है। अगर ये सेम प्रोडक्ट अगर 258 में अमेजॉन में होगा एंड 258 पे मीशो में होगा तो लोग ज़्यादातर अमेजॉन में प्रेफर करेंगे, क्योंकि अमेजॉन में डिलीवरी जल्दी है एंड मीशो में डिलीवरी ऑलमोस्ट एक हफ्ता लग जाता है आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर लो। ठीक है, अगर आप बहुत नियर बाई हो गए सेलर के तो विदिन 3 से 4 दिन या 5 दिन में आ जाता है, वरना अमेजॉन मीशो में डिलीवरी थोड़ी डिलेड है। एंड मीशो में ऐसा कोई मेंबरशिप नहीं कि आप मेंबरशिप लोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा एंड नेक्स्ट डे डिलीवरी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो आपका प्राइस और आप कौन सी मार्केट प्लेस में बेच रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारी एक चेकलिस्ट होती है डिटेल्ड, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट और कैटेगरी सेलेक्ट करोगे ऑनलाइन बेचने के लिए। एंड इसका अगर मैं एक शॉर्टर जिस्ट बताऊं तो हमें एक मार्केट में डिमांड और ट्रेंड देखना होता है कि एक्चुअली उस मार्केट का डिमांड और ट्रेंड है। ये कहाँ से आया? अच्छा, ठीक है, उस प्रोडक्ट का मार्केट डिमांड ट्रेंड क्या, कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी आप प्रोडक्ट फिर उसमें आपका क्या प्रॉफिटेबिलिटी है और मार्जिन है, क्योंकि बिना प्रॉफिट या बहुत कम मार्जिन के प्रोडक्ट बेचना ये हो जाएगा मेहनत तो बहुत कर रहे हो बट हाथ में पैसा नहीं बच रहा है। जैसे भी थोड़े दिनों पहले कोई बोल रहा था ना कि ऑर्डर तो डेली आ रहे 100 ऑर्डर, बट एट द एंड ऑफ द मंथ अगर मैं देखूँ मेरे हाथ में कुछ बच नहीं रहा है या बच रहा है तो सिर्फ 1-2 हज़ार रुपये। बट अगर आप बहुत कम मार्जिन में काम करोगे तो वो इशूज़ आता है। एंड आपको प्रोडक्ट कौन सी ऑडियंस को टारगेट करेगा वो भी एक इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि ऐसी ऑडियंस को टारगेट करे जिसका ग्रोथ बहुत कम हो, या डिमांड कम हो, तो आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर रेशियो भी कम रहेगा। बट उस सिनेरियोज में प्रोडक्ट का प्राइस हायर साइड में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंट आपका सप्लायर और सोर्सिंग, जो मैं बता रहा था इजीली अवेलेबल होना चाहिए। हमेशा जहाँ से भी आप प्रोडक्ट लो उसमें अच्छा जगह से लो ताकि आपको सोर्सिंग में इश्यूज ना आए। एक कॉल करके भी अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना तो वो हो जाए। एंड आपका सप्लायर हमेशा अपने पास बैकअप भी रखो। हर एक प्रोडक्ट एटलीस्ट एक बैकअप सप्लाई देनी चाहिए। आजकल को ये सप्लायर देने मना कर दे या उसके पास स्टॉक नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल मैं ही हूँ। हम लोग सिर्फ एक सप्लायर से सामान लेते थे एंड बैंगलोर में, एंड उसकी एक दिन उसकी दुकान में लगी आंख, ऑलमोस्ट 80% उसका सामान चल गया एंड उसको दोबारा दुकान सेटअप करने में 6 महीना लगा था। एंड उसकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत इंपैक्ट कर गया था, क्योंकि हमें नया सप्लायर हम तब ढूंढना चालू किए एंड जब ढूंढ रहे तो वो हमें वो प्राइस देने को रेडी नहीं है जिससे हम ऑलरेडी सामान ले रहे थे लास्ट 5 साल से। तो वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है। तो आप दोनों सप्लायर को स्टैंड बाई में रखो, दोनों से आधा आधा सामान लो, आपका एक अच्छा रिलेशन रहेगा एंड सोर्सिंग बहुत ईजी रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस। हम लोग को लग रहा होगा लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस में आपका क्या ही काम है, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, बट जो लोग एग्जिस्टिंग सेल कर रहे होंगे उनको पता होगा लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस एक बहुत बड़ा सरदर्द है, स्पेशली इन मीशो। अमेजॉन फ्लिपकार्ट के तो एजेंट्स तब भी आ जाते हैं ऑर्डर पिक करने के लिए, बट मीशो के अगर एजेंट्स जो होते हैं वो कभी आ जाते हैं पिक करने ऑर्डर, कभी आप कॉल करते हैं आपके यहाँ से ऑर्डर पिक नहीं होता है। एंड वो एक बहुत बड़ा एक थोड़ा सा आप बोल सकते हैं इशूज़ भी है जो एज इनिशियल सेलर फेस करते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरा खुद का जो ऑर्डर्स रहते हैं, हमें तो डेली डिलीवरी एजेंट मेरे को कॉल करके पूछता है कि सर कितने ऑर्डर है अप्रॉक्सीमेटली एंड मैं कितने बजे आऊँ कि रेडी रहेंगे ऑर्डर। या अगर हमारे पास कभी कभी उस डिलीवरी एजेंट के ऑर्डर नहीं भी होते हैं, सम डेज वेरी रेयर, कि क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस वीज आता है, ई कॉम आता है, ब्लू डार्ट आता है, डिलीवरी आता है, 4 हमारे पार्टनर्स रहते हैं। मोस्टली हमें तीनों में असाइन होते हैं, ब्लू डार्ट को असाइन बहुत रेयरली होता है सम सिनेरियोस में, बट तभी हमें डेली कॉल आता है ब्लू डार्ट से कि कोई ऑर्डर पिक करना है कि नहीं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है आपको ऑर्डर असाइन होता है, आपको दिख रहा है ब्लू डार्ट को पिक करना, बट उनको उनके सिस्टम में तो नहीं करता है। तो हमेशा एक अच्छा कॉन्टैक्ट बना के रखो कि आपका जो भी नियर बाई, चाहे वो डिलीवरी, ई कॉम, एक्सप्रेस भी, ब्लू डार्ट का ऑफिस हो, उनके मैनेजर्स का नंबर ले लो। अगर उनका कॉल नहीं आ रहा है तो आप एटलीस्ट उनको कॉल करके रिमाइंड करा दो कि इतने ऑर्डर है या आपका भी आज ऑर्डर है, आके ले जाओ। जिनका रेगुलर ऑर्डर है वो तो पूछते भी नहीं, वो सीधा आ जाते हैं अपने टाइम से। ठीक है, कि वो आएंगे, उनको पता है कुछ ऑर्डर एटलीस्ट एक तो मिल ही जाएगा मेरे को इसके यहाँ से डेली का, कुछ को पता है मेरे को डेली आके यहाँ से 100-200 ऑर्डर पिक करने हैं, तो वो आने लग जाएंगे। बट जो नए सेलर होते हैं उनको एक ऑर्डर आएगा सबसे पहले। अब एक ऑर्डर आने के लिए वो जो डिलीवरी का पिकअप एजेंट होता है वो सोचता है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ठीक है, तो वो सारे चैलेंजेस भी होते हैं लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस के बिजनेस को मैनेज करने में, वो आपको फेस करने ही पड़ेंगे एज ए बिगिनर सेलर, क्योंकि उसको हम स्किप भी नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा सा पीछे पड़ना पड़ेगा। एंड जो फर्स्ट ऑर्डर आता है उसमें तो पहले सेलर को पता भी नहीं होता कि कौन आने वाला है पिक करने, आप को ही वेट करना पड़ता है कि उसका कॉल आएगा। जब उसका कॉल आ जाएगा तो आपको उसका नंबर मिलता है, एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम आप उसको कॉल कर सकते हैं।
तो ये था हमारा प्रोडक्ट का कैटेगरी रिसर्च और कुछ मेन पॉइंट्स। किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एट द एंड ऑफ द क्लास आप लोग को ये पूरा सारा ये शीट भी शेयर कर दूँगा। अपना मेल आईडी दे देना आप लोग, ठीक है। तो मैं आपको मेल आईडी में ये शीट शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको पूरा सारा ऑटोमेटेड मिल जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है बेसिकली, ये तो जस्ट लिखा हुआ है। बट मीशो में प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, फ्लिपकार्ट का प्राइस कैलकुलेशन और अमेजॉन का प्राइस कैलकुलेशन, तीनों इसी शीट में आपको मिल जाएगा आराम से। मैं आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स का भी लिस्टिंग के टाइम पे। तो ये था हमारा आज का क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इन्फोग्राफिक्स एंड कैनवा का डिज़ाइनिंग, ठीक है। उसके साथ में आप लोग को दूंगा कैनवा का प्रो का सब्सक्रिप्शन भी, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ये क्या बोलते हैं हमारा मीशो का क्लासेस। तो एज जो हमारा कल डिस्कस हुआ था, इस हफ्ते की 2 दिन हमारा क्लास नहीं होगा, तो जो कि हमारा कल 17 और 18 हमारा कोई क्लास नहीं होगा। तो अब इस 2 दिन का मैं आपको होमवर्क लेके जाता हूँ। आपको एक कैटेगरी चूज़ करना है, ठीक है। एंड उस कैटेगरी में क्यों चूज़ कर रहे हो आप, किस रीज़न की वजह से, एंड उस कैटेगरी में आप कौन सा आपको लगता है कि प्रोडक्ट, एटलीस्ट 4 प्रोडक्ट आपको चूज़ करने हैं बेस्ट फिट, जो कि इन सब चीज़ों को मैच करते हुए, चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए। एंड आपको वो असाइनमेंट आप अपने ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 दिन का असाइनमेंट रहेगा। आपको अपना कैटेगरी चूज़ करना है और अपना प्रोडक्ट चूज़ करना है। जैसे एग्जांपल आप अभी मैं ये आपको बता दे रहा हूँ, तो आप वो मत चूज़ करना। जैसे वुमेन किचन का कैटेगरी में से अभी हमने पट्टू ही देखा था, वो आपको कहीं पे भी इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, नॉन फ्रेजाइल है, सारे सीजन दिखता है, उसका कोई बहुत बड़ा वेट भी नहीं और बहुत ज़्यादा डायमेंशन नहीं है, लेस देन 500 एंड उसमें बहुत क्वालिटीज़ आता है। आप अच्छा क्वालिटी का भी ले सकते हो, उसमें कोई साइज़ वेरिएशन होता नहीं है, लोग हमेशा मीडियम रेंज में जाते हैं, उसका बहुत अच्छा मार्केट है। एंड आप उसमें यूएसपी और ब्रांड आपको खुद का क्रिएट करना है। प्रोडक्ट का डिमांडिंग तो है, हमने कैसे चेक किया डिमांडिंग, क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों का भी बिक रहा है, अच्छा खासा रिव्यूज़ रेटिंग है, तो मतलब प्रोडक्ट एक डिमांडिंग प्रोडक्ट है। तो अगर डिमांडिंग प्रोडक्ट में अगर आप टिक करो तो मतलब उसका सेल्स तो जनरेट हो रहा है। जस्ट अब आपको ये देखना है कि आप कितने प्रॉफिट में उसको बेच रहे हो। जब आपका प्रॉफिट डिसाइड हो जाएगा, रिटर्न रेशियो तो आपको 1 महीना बेचने के बाद पता चलेगा। एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बाद ही आपने डिसाइड किया था कि आपका मंथली सेल और प्रोडक्ट कैसे आपको लाना है। तो ऐसे आप, कि मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड में बता दिया एक प्रोडक्ट का, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। मैं आपको कुछ एक बेस्ट कैटेगरीज यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर किसी को मन हो इनमें डील करने का तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। मैं वुमेन किचन को सबसे पहले नहीं लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ होम डेकोर, ठीक है, गार्डनिंग, इन्फेंट केयर। बट इसमें आपको ब्रांड हो तभी अच्छा है इन्फेंट केयर में, वरना आपका नहीं बिकेगा, ब्रांड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है इसके बाद मैं होम एंड किचन भी लिख देता हूँ आपका। मोबाइल कवर टेम्पर ग्लास अच्छा रहेगा, ठीक है, बट उसमें जस्ट कस्टमर रिटर्न और इन्वेंट्री फंसने का रहता है। अब आप मान लो आईफोन 16 का मोबाइल टेम्पर ग्लास लेकर आ गए, 2 महीने बाद आईफोन लॉन्च कर देता है 17, तो आपका इन्वेंट्री फंसने का रहता है। अगर आपको वो चैलेंज नहीं है तो आप ले सकते हो। मैंने कल की क्लास में बताया था, मोबाइल कवर और टेम्पर ग्लास का सबसे पहला बिजनेस किया था, मतलब मेरा सबसे पहला बिजनेस वही था, जहाँ पे 5 रुपये 10 रुपये का टेम्पर ग्लास आता था, 100 रुपये 150 रुपये का बेचते थे। तो आप मोबाइल एक्सेसरीज में जा सकते हो। एंड मोबाइल एक्सेसरीज में जस्ट ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि टेम्पर ग्लास और बैक कवर, उसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें होती है। आप उसका मोबाइल का होल्डर बेच सकते हो। मोबाइल में आजकल लोग कुछ पीछे चिपका लेते हैं डेकोरेशन के लिए, ठीक है, तो आप वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। मोबाइल में डेटा केबल्स होता है, अडेप्टर्स होते हैं, ईयरफोन्स होते हैं, वो सबको अच्छा खासा आप सेल्स कर सकते हो। एक लाइट्स करके भी एक होता है, वो भी एक बहुत अच्छा कैटेगरी अगर किसी को लाइट्स बेचना हो तो, ठीक है। तो अभी मेरे माइंड में इतना ही आ रहा है, आप इनमें से भी कैटेगरीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बाकी अपने हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपका कोई कैटेगरी है, अभी किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो बाद में। उसके बाद फिर हम करेंगे क्लास को एंड मिलेंगे कल। सुमित, यस सुमित जी, ये जो है वर्क ऑन बिग टैम, टैम का फुल फॉर्म क्या है? एक मिनट, आपका आवाज़ क्लियर नहीं आया, मेरे को दोबारा बोलिए। ये टैम जो लिखा हुआ है TAM, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, और ये जो आपने ये बताया प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन, तो मीशो में कितना मार्जिन मैंने रखना चाहिए प्रॉफिट? डिपेंड आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। अगर बहुत हैवी कंपटीशन प्रोडक्ट है तो हमें 30 to 40 रुपीज़ मार्जिन हम रखते हैं। अगर कंपटीशन थोड़ा कम है तो हम उसको 70-80 रुपीज़ में मार्जिन रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं। ओके, और कोई डाउट है किसी को? हाँ सर, मुझे डाउट है एक्चुअली, मुझे कुछ पूछना है। एक्चुअली मेरा स्टोर है ऑलरेडी, तो उसमें डाउट ये है कि एक्चुअली मीशो का अच्छा, ऑलरेडी अकाउंट है, तो मतलब उसमें मैंने ज्वेलरी में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इयरिंग्स ऐड कर रखी हैं।
अच्छा। तो उसमें मैंने सेकंड सर का पहले ही मतलब ज्वाइन किया था। मतलब मार्च वाला बैच आया था, अप्रैल मई जून 3 मंथ होने वाले हैं। और अभी तक जो ऑर्डर आए हैं टोटल 6 ऑर्डर आए हैं, ठीक है। 6 ऑर्डर में 4 ऑर्डर डिलीवर्ड हैं, 2 आरटीओ है। ओके। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऑर्डर्स आ क्यों नहीं रहे हैं। लिस्टिंग मैंने टोटल लिस्टिंग ऑफ समथिंग 32 या 34 के आसपास कर रखी है। ओके। जैसे एसईओ वगैरह प्रॉपर इमेजेस वगैरह जैसे बताया गया वैसे ही मैंने प्रॉपर किया, बट ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। देखना पड़ेगा मेरे को आपका अकाउंट, फिर मैं आपका स्टोर आपको लिंक भेजता हूँ स्टोर का, आप एक बार चेकआउट करिए क्या प्रॉब्लम है ना। तो अगर कुछ कैटेगरी चेंज करनी हो तो मुझे आप बता दीजिएगा। ये है थोड़ा, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ही स्टॉक हट निकल जाए ये, तो मैं कैटेगरी फिर चेंज कर दूँ। ठीक है, आप भेज दो, मैं चेक कर लूँगा। मैं आपको भेजता हूँ। अभी चेक करूँ क्या? हाँ मैं आपको भेज दे रहा हूँ, या बताओ मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ? आप स्क्रीन शेयर कर दो, चलिए। नॉट अलाउड इन स्क्रीन। एक मिनट। सर अलाउड नहीं है। हाँ मैंने इनेबल कर दिया, अब आप स्क्रीन शेयर कर पाओगे। अभी भी नहीं है सर। रिफ्रेश कर लो एक बार, तो मैंने इनेबल कर दिया स्क्रीन शेयर। जब दोबारा ज्वाइन करूँगा शायद तभी ऑप्शन आएगा। कर लो, दोबारा ज्वाइन करके देख लो। ओके, तब तक किसी और को कोई डाउट? अभी आ रहा है ऑप्शन स्क्रीन शेयर का? नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। अभी यू आर नॉट अलाउड शेयर योर स्क्रीन द मोमेंट। ओके, आप मेरे को लिंक भेज दो अपने। हाँ मैं भेजता हूँ, चैट में भेज दो। ओके। हेलो, तो सुमित सर, हेलो। हाँ जी। सर मैं 1 साल हो गया मुझे ऑलमोस्ट, हाँ। तो मैंने काफी कैटेगरीज ट्राई करी, लाइक वुमेन किचन में इवन लाइट्स भी कुछ डली हुई है, बट जो मतलब जो कैटेगरीज मेरी चलती है वो हमेशा मैक्स की ऑर्डर आते हैं, ज्यादा इनके ऑर्डर्स नहीं आते। तो इससे मैं क्या समझू कि जो मेरा एल्गोरिथम है वो इसी की तरफ भाग रहा है, मैक्स की तरफ। अगर मैं शिफ्ट भी करता हूँ कैटेगरी तो उसके ऑर्डर्स नहीं आते मेरे पास, उसी के ऑर्डर्स आते हैं, लाइक मैक्स ये सब के ऑर्डर्स आ रहे हैं, डोर मैट्स वगैरह के। डोर मैट्स आप कितने का लेकर आते हो? 30 रुपीज़? 30, हाँ 30-40, इवन जो मैं चटाई बेचता हूँ वो भी 70-60 रुपए की मिल जाती है मुझे। अच्छा। जी। सो अभी मैं ये कंफ्यूजन कि अगर मैं कैटेगरी की स्विच भी करता हूँ तब भी मेरे ऑर्डर्स आना तो बहुत मुश्किल है, अगर मैं कैटेगरी स्विच भी करता हूँ तो कि मैं इसी को कंटिन्यू करूँ। आप उसी को कंटिन्यू करो, उसी सेम अकाउंट में ग्रो कर सकते हो। हम लोग खुद सेल कर रहे हैं, एक अकाउंट में 2-2 3-3 कैटेगरी भी सेल कर रहे हैं। बट दिक्कत ये ना, मैंने 3-4 कैटेगरी के, बट मेरी एक ही कैटेगरी चलती है, पता नहीं वो क्या इसको एल्गोरिथम जैसा सेट हो गया, समझ में नहीं आता। ओके, तो अभी उसी में कंटिन्यू करना चाहिए कि आप उसी में जैसे कंटिन्यू करो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे हो जाता है वो भी। ओके सर, ओके। आपके अकाउंट में बिल्कुल रेटिंग नहीं है, रेटिंग करो अपने अकाउंट में, उससे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करो। मोहित? हाँ जी सर, मैं कह रहा था अभी जो एक ही प्रोडक्ट है नीचे आप डाउन करिए, मैं उसको करके बता रहा हूँ आपको। ये जो फर्स्ट एक्सपायर वाला डाउन वाला जो फर्स्ट पे है, ये हाँ ये वाला, हाँ। इस पे ही रेटिंग है सर, 3 स्टार रेटिंग है। हाँ, इस पे नहीं देख शो नहीं हो रही है, बट मेरे जब मैं डैशबोर्ड ओपन करता हूँ ना उस पे शो हो रही है। आपको ये बट कस्टमर को नहीं दिख रही है, तो बेसिकली रेटिंग जब ज़्यादा रेटिंग आएगी ना तब तो आउट हो गया यहाँ पे। हाँ, तो आप रेटिंग नहीं आ रही, आप खुद से अपने प्रोडक्ट ऑर्डर करके खुद से रेटिंग करो। बट सर शिपिंग का पंगा पड़ता है ना। अब मैं चलो 50 रुपये शिपिंग आ रही है, अब वो मेरा 50 रुपये लॉस हो जाएगा ना। अब मैं ये सोच रहा हूँ जितनी कम शिपिंग आ जाए उतना बेटर है ना मेरे लिए। हाँ, तो 50 रुपया तो वहाँ खर्च कर देना, एडवर्टाइजमेंट चलाओ, ऑप्शन तो वही है। एडवर्टाइजमेंट में ऑर्डर आते नहीं है ना। चला के देखा? हाँ मैंने अभी चलाया था उस दिन, हाँ। तो एक्चुअली 150 रुपये का समथिंग चलाया मैंने, सॉरी 200 रुपये का, 200 के आसपास का 200 चलाया। रुपये के एडवर्टाइजमेंट में कुछ नहीं होता, एटलीस्ट 700-800 रुपये का एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं हम, तब तो कुछ रैंक करेगा। 200 रुपये में तो रैंक भी नहीं करता प्रोडक्ट वैसे, क्योंकि वैसे भी प्रोडक्ट स्टोर में रेटिंग नहीं है। 200 रुपये का चलाओगे तो वैसे भी आपका फर्स्ट पेज में भी दिखा देते हो, बड़ी पता है, वरना फर्स्ट पेज की तो लास्ट में दिखा अगर मैं 500 रुपये का भी चलाता भी हूँ तो सब मिनिमम कितने ऑर्डर आ जाएंगे? डिपेंड है आपका प्रोडक्ट के ऊपर, बट आ जाने चाहिए। और इतने खराब तो नहीं लग रहे मेरे को प्रोडक्ट्स आपके। एक्चुअली मैंने रियल इमेजेस ये मैंने मतलब है मेरी ये सारी मैंने खुद बनाई हुई है। वो तो दिख रहा है मेरे को, इमेजेस तो आपका ठीक है, उतना कोई खराब नहीं है प्रोडक्ट्स। एंड मैंने प्राइस भी ड्रॉप कर दिया है अभी एक्चुअली। पहले इनमें कितना शिपिंग लगा हुआ है? 55 रुपये, वही 56 रुपये ऐसे है। ओके, आपने 100 रुपये का लिस्ट लिया, आपको कितने का मिलता है मान लो ये वाला?
55 ये वाला है, और ये 50 का है, ये 50 का, मान लो इसमें 160 विदाउट जीएसटी है, ये विदाउट जीएसटी का है। हाँ ठीक है, अगर मैं मान के चल रहा हूँ आपने 160 का लिस्ट किया, इसमें 60 रुपये शिपिंग चार्जेस है, जी तो आपके पास बचा 100 रुपये। 100 रुपये में कितना परसेंट जीएसटी? 12%। नहीं, 3% 3% है। हाँ। तो उससे 100 रुपये का आप सामान लाते हो, उसमें 3 रुपये जीएसटी लग गया, ठीक है। 2 रुपये आपका इसका प्रोडक्ट लेबेजिंग और मीशो का पॉली बैग लग गया, 5 रुपये। 50 रुपये का आपका प्रोडक्ट है, 55 रुपये गए आपके हाथ में, बचे 45 रुपये। 10 रुपये का इसका कुछ पॉली बैग वगैरह वो कॉर्पोरेटेड रोल लगा लोगे आपके, जी। तो आपके हाथ में करीब 35 से 40 रुपये बचते हैं। जी। अभी जैसे जो मैंने मीशो प्राइस डाल रखा है 119 डाल रखा है सर, ठीक है ना। जो फर्स्ट वाला अभी मैंने ऊपर लिस्ट कर रखा है फ्री डिलीवरी वाला, मैं आपको इसका बता रहा हूँ, जो फर्स्ट ऊपर आएगा फर्स्ट पेज में, ये दूसरा वाला, हाँ फ्री डिलीवरी वाला, इसको मैंने जो लिस्ट कर रखा है, इसको मैंने कस्टमर प्राइस इसको 75 है, मीशो प्राइस मैंने अपना जो डाल रखा है 119 डाल रखा है, शिपिंग इसमें 56 रुपये है, बैंक स्टेटमेंट में जो शटल हो रहा है 109 रुपये हो रहा है। ये भी 50 रुपये का है। हाँ, ये भी 50 का है। बट वैसे टाइप के इयरिंग्स, अगर मैं इयरिंग्स डाल दूंगा तो ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं, प्रॉब्लम तो वो है इयरिंग्स। हाँ, ये इयरिंग्स एक्चुअली इयरिंग्स अलग हो गई, ये झुमके आ जाते हैं, झुमके बोलते हैं। अभी जैसे हाँ, तो झुमके देखो, अब आप बेच रहे हो कितने 170 रुपीज़ में, यहाँ पे लोग देखो 1 2 3 4 130 रुपये में लोग 4 बेच दे रहे हैं। ये चीज़ है ना सर, ये वो अलग है, ये सस्ते आते हैं। अरे तो ये वाले देख लो यार, ये भी भारी है, 112 रुपये हाँ, में बेच रहा है। ये तो मानूंगा, हाँ ये चीज़ है। आप अब ये वाला देखो, ये छोटे छोटे होंगे, हाँ, 12 छोटे। पेयर बेच रहा है वो 171 के, आप ये- एक पेयर ये- बेच रहे हो ये 70 रुपये का आता है सर। पूरा सेट। हाँ, अब ये बेचो, 70 का आता है, 170 का बेचो आप भी लाके, अब 150 का ही बेच मैं सकते हो। मैं अभी इसमें जाना नहीं चाहता हूँ, मैं बता ज्वेलरी में रहा करना हूँ, ही नहीं चाहता। वही मैं बोल रहा हूँ, ज्वेलरी में कंपटीशन भी ज़्यादा है। अब आप And 170 competition रुपये ज़्यादा का एक बेच रहे हो, यहाँ पे देखो ये सेम बंदा झुमका ही बेच रहा है, कलरफुल सारे कलर है, कोई भी ड्रेस के साथ मैच होगा, 12 बेच रहा है, आप एक बेच रहे हो, तो कोई बंदा आपसे क्यों लेगा? इसकी सेल बहुत है, बहुत सेल है इसकी। किसकी? ये हाँ, इसकी बहुत सेल है। अभी जैसे मैं आप लोग को बता रहा था ना, लोग देखो इसका डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं डाला है, पैक ऑफ बस्ट वाले लिख के नीचे तो कितने कीवर्ड लिख दिए इसने, पूरी दुनिया जान के जितने कीवर्ड थे सारे यहाँ पे लाके लिख दिए इसने। 25,000 रेटिंग है, 25,000 में से सिर्फ 10,000 रेटिंग तो इसी में, मतलब इसका यही प्रोडक्ट बिक रहा है, तो ये सेलर जिंदा है। हाँ, ये सबसे ज़्यादा बिकता है। मतलब 25,000 में से 10,000 रेटिंग तो इसी में है इसकी, 1000 इसमें है, दोनों सेम प्रोडक्ट, मतलब ये सेलर सिर्फ ये एक प्रोडक्ट बेच के जिंदा है, और 2000 रेटिंग इसमें है। ये क्या है? नेकलेस बटरफ्लाई वाले। तो बेसिकली बात अभी मुझे सर उसके लिए कुछ बताएंगे, होम एंड किचन में कोई जो अभी ट्रेंडिंग में हो, मैं उसको लिस्ट कर दूँ। मैं आपको बताता हूँ कोई कैटेगरी आपको अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है? जैसे कि मैं रेटिंग वगैरह थोड़ा लिया हूँ ना, फिर स्टार्टिंग में कोई तो नहीं होगा। ठीक है,